Hello guys, welcome back. In this lecture we are going to discuss the Lorentz series continue topic जो previously lecture में हमने किया था वही topic continue रहेगा. In last lecture we are हमने देखा था कि एक ही सम हमने वहां पे किया था बट तीन कैटेगरी के अंदर किया था. ओके तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो वेरिएशन तीन कैटेगरी का था. उसमें सब कुछ उसके अंदर मेंशन कर दिया था मैंने. जो लंबा लेक्चर चला था कि जिसके अंदर अगर लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है मतलब या कोई ग्रेटर देन दूसरा नंबर दिया है तो कोई भी नंबर हो लेस देन ग्रेटर देन साइन हो या बिटवीन साइन हो लाइक 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2 तो वो तीनों कैटेगरी में कैसे करना था वो मैंने बता दिया था. अब जो वेरिएशन है सम के अंदर वो है आपके f ऑफ z के अंदर. उसमें क्या होगा कि फंक्शन अगर डिफरेंट दिया है तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन आपको डिटेल में समझाया था कि फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड टाइप यहाँ पे मैंने समझाया था. तो उसमें अगर टाइप डिफरेंट होती है तो कैसे सॉल्व करना है उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइप आपके 95% सम फर्स्ट टाइप के होंगे. 4% या 4.5 भी मान सकते हो कि उतने में आपका ये सेकंड टाइप जो अभी कराने वाला हो वो आएगा. थर्ड टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ वहां पे नहीं है ये टॉपिक के अंदर. ओके तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ. बाकी ये दो कैटेगरी तो सेम जैसे प्रीवियसली किया था वैसे ही है और ये इजी है उससे भी ज्यादा. ओके चलो सम सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका जो एफ ऑफ जेड है वो स्प्लिट होना चाहिए प्लस या माइनस करके सेपरेट होना चाहिए जिसके दो मेथड है जो प्रीवियसली हमने डिस्कस की थी. फर्स्ट है डायरेक्ट और सेकंड है पार्शियल फ्रैक्शन. अगर डायरेक्ट आप कर पाते हो तो डायरेक्ट करना, नहीं होता तो पार्शियल फ्रैक्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन. उसका रीजन ये है कि ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म आपको कई बार ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी. नॉट ओनली मैथ्स के अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स में भी समटाइम्स जरूरत पड़ सकती है. इवन गेट के एग्जाम में भी सम सॉल्व करने जाओगे तो वहां पे भी जरूरत पड़ेगी. सो बेटर ऑप्शन है कि पार्शियल फ्रैक्शन इजी है वो प्रैक्टिस करके सीख लेना. ओके चलो तो सबसे पहले तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से ही हम फॉलो करेंगे. सो हियर द फंक्शन इज f of z is equals to 1 upon z square 1 minus z. सो पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा टाइप लगेगा वो पहले डिसाइड करना है. तो सिंपल चीज मैंने बताई थी कि आपके लिए जो वेरिएबल यानी कि z है वो वेरिएबल की पावर क्या है और उसकी टोटल टर्म की पावर क्या है वो चेक कर लो. दोनों टर्म या तीनों टर्म या जितने भी नीचे टर्म्स दिए वो सब में. तो यहाँ पे z की 1 पावर टोटल पावर 1 यानी ये फर्स्ट टाइप का है. बट यहाँ पे z की 2 पावर है यानी कि आपका टाइप नंबर 2 हुआ जिसमें रिपीटेड जो टोटल पावर होती है वो रिपीटेड 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे चलती है. ओके तो करना क्या है तो सबसे पहले तो ये वाला टर्म है इस साइड लिखता हूं. नाउ हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो ये टर्म पहले एज इट इज इक्वल टू. अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो तो पहले तो a अपॉन ये जो टाइप नंबर 2 था वो रिपीट कर देता. उसमें हम क्या करते थे कि सपोज मेरे पास ऐसा है कि z-2 का होल स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं a अपॉन यही टर्म पहले सिंगल टाइम लिखो फिर प्लस b अपॉन यही टर्म दूसरी बार. अगर इनकेस क्यूब दिया है तो यही टर्म तीसरी बार. ओके दैट मीन्स कि जो भी आपको फैक्टर दिया है वो जितनी पावर दी है आपको इतनी बार आपको यहाँ पे मेंशन करना है अलग अलग अल्फाबेट यानी कि कांस्टेंट लेके. ओके तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है यहाँ पे कोई दूसरा साथ में नंबर नहीं दिया. नंबर नहीं है ओनली z है तो 0 तो हो सकता है तो ये भी एक फैक्टर ही है. तो पहले आएगा a अपॉन z सिंगल टर्म प्लस b अपॉन सेकंड टर्म तो उसकी स्क्वायर पावर. आगे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ही है तो स्क्वायर तक रहना है. अगर क्यूब होता तो प्लस c अपॉन z क्यूब भी लिख देते. ओके प्लस ये तो नॉर्मल फैक्टर है तो इसको एज इट इज लिखो c अपॉन 1 माइनस z. z-1 इसका करना है बट अभी मत करना वो आगे जब जरूरत पड़ेगी तो ही करेंगे. चलो अब ये सॉल्व करना है. ये स्टेप्स हर बार कॉमन रहते हैं जैसे कि आप टाइप के हिसाब से आपने कर दिया फिर तीनों टाइप के मेथड सॉल्व करने के लिए सिमिलर है ज्यादा वेरिएशन नहीं है. पहला काम क्या करना है सबका एलसीएम लेना है और एलसीएम में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एलसीएम आपका यही आएगा जो इस साइड है. ओके ऑलवेज तो ये वाला एलसीएम और ये वाला एलसीएम दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा. और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑलवेज ये हर बार कैंसिल आउट होगा तो आप नहीं लिखोगे यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा. लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा था अब नहीं लिखा. तो अब क्या करना है जो सिर्फ ऊपर का टर्म है वही लिखो. यानी यहाँ पे देखो एलसीएम आपका ये वाला टर्म है. अगर दिक्कत आए ऐसे डायरेक्ट मैनेज करने में तो आप नीचे एलसीएम लिख सकते हो. चलो मैं अभी लिख देता हूं z स्क्वायर 1 माइनस z. अभी समझाने के लिए लिखा तो
यहाँ पे एलसीएम क्या है आपका z स्क्वायर 1 माइनस z, ये इस साइड आ गया, ये वाला टर्म एज इट इज 1 अपॉन z स्क्वायर 1 माइनस z। अब ऊपर a एज इट इज। अब नीचे चेक करो, a के पास क्या है z, ओके। टोटल दो टर्म्स है z स्क्वायर और 1 माइनस z। z वाला दो बार होना चाहिए, यहाँ पे z वाला एक ही बार है, तो एक बार बाकी रहा, तो एक बार मैंने z कर दिया, ओके। 1 माइनस z यहाँ पे है, जो यहाँ पे टर्म नहीं गिवन, सो z 1 माइनस z आ गया। देन प्लस b के नीचे क्या है z स्क्वायर, यानी पूरा टर्म ये आ गया, तो रिमेनिंग टर्म इज 1 माइनस z, ये बाकी रहा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस c के नीचे 1 माइनस z है, तो 1 माइनस z आ गया, रिमेनिंग टर्म इज z स्क्वायर, सो ये z स्क्वायर। डन, दोनों साइड से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो रिमेनिंग टर्म इज 1 इज इक्वल टू a। अब ये जो पूरा टर्म है z 1 माइनस z वाला, ये वाला टर्म, ये चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। अभी मैं एज इट इज रहने देता हूं, z 1 माइनस z प्लस b 1 माइनस z प्लस c z स्क्वायर। चलो, तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन था, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो दिस इज द इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से आपको एबीसी फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल टेक्निक समझाई थी प्रीवियस लेक्चर में कि आपके पास जो फैक्टर है ये नीचे वाले, वो फैक्टर इज इक्वल टू 0 ले लो, उसमें से z की जितनी वैल्यू मिलती है वो फाइंड आउट करो, ओके। तो यहाँ पे इसके इज इक्वल टू 0 लो, तो पहली वैल्यू मिलेगी z इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू 0 कंपेयर करो, तो z इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 1, जैसे प्रीवियस में किया था। तो दो फैक्टर मिले, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0, वो दोनों वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो। So put z is equals to 0 in equation 2। ये ऐसे मेंशन नहीं करोगे और डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। Put z is equals to 0, फिर रिप्लेस करके सॉल्व कर दो। तो z की जगह 0 लिखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, z है 0 हुआ, पूरा टर्म ये मल्टीप्लाई में है तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो a वाला पूरा टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पे टर्म 0 रखूंगा तो कुछ नहीं होगा, 1 माइनस 0 यानी 1, यानी अकेला बचेगा b, ओके। यहाँ पे z की जगह 0, तो ये भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और इस साइड क्या बचा है 1, 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। सो डायरेक्टली वैल्यू क्या मिल गई आपको, b इज इक्वल टू 1। चलो, एक मिल गया। अब वैसे ही z की दूसरी वैल्यू क्या है, ये एज्यूम नहीं करना, ऑलवेज याद रखना, जो आपका फैक्टर है उसके हिसाब से मिलेगी, और जितने मिलते हैं वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक्स्ट्रा एडिशनल कोई सब्स्टिट्यूट मत कर देना। सो z की जगह 1 रखो, तो देखो ऑब्वियसली चीज है कि आपने z इज इक्वल टू 1 इसके अंदर से बनाया, तो जहां जहां 1 माइनस z होगा वहां पे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो z की जगह 1 रखो, तो 1 माइनस z 0, पूरा टर्म 0, z की जगह 1, 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0, तो बचेगा सिर्फ ये वैल्यू, z की जगह 1 करो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू c रहेगा। सो सिमिलरली इस साइड 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा कैपिटल C। सो दूसरा आंसर मिला c इज इक्वल टू 1। तो दो वैल्यू मिली b और c की, दोनों वैल्यू 1 मिली, बट अभी भी एक ही वैल्यू बाकी है। अब फैक्टर को खत्म हो गए, तो अब एक ही वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं, तो अब आती है आपकी जनरल मेथड, जो ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अलावा की कॉमन मेथड है, बट थोड़ी लेंथी है, इसलिए हर बार हमें क्या करना है, फैक्टर से जितने अल्फाबेट मिलते हैं वो फाइंड आउट करो, फिर रिमेनिंग जो अल्फाबेट बच जाते हैं उसके लिए आपको जनरल मेथड यानी इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ओके। वो मैं सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ, इसमें और कुछ नया नहीं है, बस आपको दोनों इक्वेशन को दोनों साइड से कंपेयर करना है, और जो जो वैल्यू आप जानते हो वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहली बात, यहां से कंपेयर करो, तो कंपैरिजन में हम हर बार क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा है 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, फॉर यहां पे या तो कोई वैल्यू ले लेता हूं a स्क्वायर, ये a, फॉर b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 5। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म कंपेयर करो, यहाँ पे तो a और b अलग अलग है, यहाँ पे सेम आएंगे, बट स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म कंपेयर करो, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसी पे मार्क करोगे और इसको ही कंपेयर करोगे, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। फिर नॉर्मल टर्म ab वाले 1 पावर वाले, तो ये दोनों टर्म आएंगे। कांस्टेंट की बात करो तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा टर्म सॉल्व करके अंदर मल्टीप्लाई करके फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको जो कंपेयर करना है वो देख लो, ओके। पहले डायरेक्ट इसका आंसर, मतलब अगर प्रोसीजर के हिसाब से जाओ तो क्या मिलता है वो बता देता हूं। तो उसके लिए ये पूरा इक्वेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई कर देना,
तो यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम, ये सिर्फ समझाने के लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है 1 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ए जेड यहाँ पे जाएगा तो ए जेड बचेगा माइनस ए जेड इंटू जेड यानी ए जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू 1 बी माइनस बी इंटू जेड बी जेड, ये टर्म आ गया एंड प्लस सी जेड स्क्वायर। इसमें से जेड स्क्वायर वाले टर्म कंबाइन कर दो तो माइनस ए जेड स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस जेड वाले टर्म ए जेड माइनस बी जेड और प्लस कांस्टेंट यानी कि ओनली बी। जेड स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो तो यहां पे क्या बचेगा माइनस ए और प्लस सी यानी सी माइनस ए इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, इसमें से जेड कॉमन इन दोनों में से और प्लस बी। इस साइड ओनली वन टर्म है, मतलब कि कांस्टेंट तो है और कोई टर्म नहीं है तो जेड स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा 0, जेड वाला टर्म क्या होगा 0। तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब दोनों साइड कंपेयर करो तो जेड स्क्वायर कंपेरिजन में कॉमन टर्म निकल जाते हैं तो c माइनस ए इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। वैसे ही a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, कंपेयर करो तो 0 और कांस्टेंट कंपेयर करो तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। ये इसकी एक्चुअल मेथड है और फिर जो जो वैल्यू जानते हो वो सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कर दो। ये कॉमन जनरल मेथड है। बट अगर हम फैक्टर से सॉल्व करते हैं तो ये पूरे इक्वेशन की और ये तीनों कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें एक टर्म चाहिए। तो एक टर्म के लिए पूरी ये जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और कंपैरिजन की है पूरे सारे स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बस सिंपल रखो। और वो क्या करना है, तरीका यही है, बस हम डायरेक्ट करेंगे। तरीके में ये है, यहां से कौन सी वैल्यू मिली है बी और सी की, तो आपको टर्म्स ऐसा कंपेयर करना है जिसमें बी और सी के अलावा क्या बचा है कैपिटल ए, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जहां जहां ए आता है वैसा वाला कोई टर्म कंपेयर कर दो। कंपैरिजन में ऑलवेज याद रखना z इंटू जेड यानी यहाँ पे मैक्सिमम टर्म पावर क्या हो रही है z स्क्वायर। तो सबसे पहले ट्राई करो मैक्सिमम स्क्वायर या क्यूब या जो भी मैक्सिमम पावर आती है वो वाला टर्म कंपेयर करने। अगर उसमें आपका जो कांस्टेंट चाहिए जैसे कि कैपिटल ए चाहिए, अगर वहां पे नहीं है तो फिर z वाला करो, वहां पे भी नहीं है तो कांस्टेंट वाला। ओके, सो डिसऑर्डर में आपको जाना है, पहले मैक्सिमम पावर है क्योंकि वो टर्म यहां से फाइंड आउट करना सबसे इजी होता। ओके, तो मैक्सिमम जो पावर वाला टर्म है वही कंपेयर करो तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे सॉल्व किए बिना डायरेक्ट वो इक्वेशन मिल जाएगा जो अभी यहाँ पे मिला था। देखो कैसे करना है, तो पहले यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जिसमें से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको मैक्सिमम पावर z इंटू जेड जेड स्क्वायर, इसके अलावा मैक्सिमम पावर और कोई नहीं है। तो देखो z यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर आएगा, z स्क्वायर के साथ क्या है कैपिटल ए और माइनस है, यानी एक टर्म आएगा आपका माइनस ए जेड स्क्वायर प्लस, अब जेड स्क्वायर वाला दूसरा टर्म फाइंड आउट करो। यहाँ पे तो सिर्फ ओनली z है और कहीं पे z नहीं है तो सिर्फ z वाला टर्म ही रहेगा, स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। फिर यहाँ पे सी जेड स्क्वायर तो प्लस सी जेड स्क्वायर और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है वो एज इट इज। डन। ओके, हर बार ऐसे ही कंपेयर कर देना है। कंपेयर करने के बाद ये वन एज इट इज, जेड स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो तो माइनस ए प्लस सी जेड स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये जेड स्क्वायर कहां पे जाएगा, तो यहां पे जेड वाला टर्म नहीं है बट यहां पे मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना कि 0 जेड स्क्वायर प्लस 1। जेड स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो डेफिनेटली हो सकता है। ओके, ये समझाने के लिए, बाकी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब कंपेयर करूं तो जेड स्क्वायर वाले टर्म कंपेयर करो तो 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। अगर ये चीज ये दोनों स्टेप के बिना भी आप डायरेक्टली यहां से लिख पाओ, जैसे कि az इंटू जेड यानी माइनस ए जेड स्क्वायर आया तो रफ में लिख दो कि माइनस ए जेड स्क्वायर मिला प्लस सी जेड स्क्वायर मिल रहा है। इस साइड जेड स्क्वायर वाला टर्म कोई भी नहीं है मतलब 0 होगा तो जेड स्क्वायर निकाल दो तो बच्चा माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे तो भी वैलिड है, चलेगा। ओके, तो सेकंड टाइप के अंदर मैंने आपको थर्ड टाइप भी समझा दी। थर्ड टाइप ऐसे ही जनरल इक्वेशन के हिसाब से ही सॉल्व करनी होती है, बट जो कि आएगा नहीं तो जरूरत नहीं। अब इसको सॉल्व करते मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो ए इस साइड आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी मिला और सी की वैल्यू है 1 जो यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट की। सो ए बी सी तीनों वैल्यू आपको मिल गई। तीनों वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये 1 अपॉन जेड स्क्वायर
1 माइनस जेड इज इक्वल टू ए की जगह पे 1 सो 1 अपॉन जेड प्लस बी की जगह पे 1 सो 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी की जगह 1 सो 1 अपॉन 1 माइनस जेड। ये टर्म आपका एक्चुअल जो चाहिए था वो मिल गया। अब आपके जो रीजन है डोमेन्स है वो अप्लाई करना स्टार्ट करो। सो फर्स्ट डोमेन इज मॉड जेड लेस देन 1। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है एक ही टर्म है और वो भी है लेस देन 1, तो डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके अंदर फैक्टर चेक कर लो, एक z वाला है जिसके साथ 0 है, इसको कभी भी आपको ये लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली z स्क्वायर सिंगल टर्म जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ेगी बट इसके लिए कौन सा टर्म है 1 वाला, और 1 वाला ऑलरेडी रेडी है लेस देन 1 वाला, तो किसके लिए है वो z के लिए, तो z यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो इसमें और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मेंशन कर दो f of z is analytic inside mod z less than 1। सो mod z less than 1 है, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं मैं, सो इसको हम f of z लिख सकते हैं। सो f of z is equal to 1 upon z as it is plus 1 upon z square as it is plus 1 upon 1 minus z जो है वो टर्म मैं ऊपर ले जाता हूं। सो बेसिकली नॉर्मल टर्म था लेस देन 1 वाला और यहाँ पे z भी 1 वाला ही है, एक ही था, तो ये डायरेक्टली सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो था उसमें ही हमने सेट कर लिया, ऊपर इनवर्स चला गया। अब सीरीज अप्लाई कर दो, तो ये सीरीज कौन सी होगी यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाली, तो माइनस टर्म है तो सारे टर्म आएंगे प्लस वाले, सो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस एंड सो। अब इसके अंदर कोई भी टर्म सिमिलर मैच नहीं हो रहा, तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर चाहो तो सिर्फ ब्रैकेट हटा सकते हो। ओके, तो ये आपका फर्स्ट डोमेन के लिए फाइनल आंसर। अब वैसे ही सेकंड डोमेन के लिए करते हैं। सेकंड डोमेन है मॉड z ग्रेटर देन 1। पहले तो सिमिलर आंसर आएगा कि f of z इज एनालिटिक इनसाइड मॉड z ग्रेटर देन 1। अब ये दो टर्म तो देखने की जरूरत नहीं है, फैक्टर है ही नहीं, 0 वाला है, सिर्फ इसमें ही चेंजेस आएगा। इसके लिए आपको लेस देन 1 बनाना है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 दिया है। प्रीवियस सम में तो डायरेक्टली लेस देन 1, सॉरी प्रीवियस रीजन में तो डायरेक्ट लेस देन 1 आ गया था, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का लेस देन बना रहा हूं। तो मैंने सिंपल समझाया था कि अगर ग्रेटर देन है तो क्या करना है, दोनों टर्म को रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करूं तो क्या होगा, ये 1 होगा और ये मॉड z इस साइड आ जाएगा और ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा लेस देन। दोनों मीनिंग सिमिलर है। मुझे क्या चाहिए, लेस देन 1 चाहिए, तो ये वाला टर्म उठा के नीचे लो। ओके, तो 1 अपॉन मॉड z लेस देन 1 आ गया। क्लियर, तो 1 अपॉन मॉड z लेस देन 1 आ गया, तो लेस देन 1 मिला, बट किसके लिए, z के लिए। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन z टर्म बनाना पड़ेगा, और इसके लिए सिंपल है, जो टर्म नीचे है वो टर्म यहां से आपको कॉमन लेना है। नीचे है z, तो यहां से z कॉमन ले लो। सो नाउ इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं यहां पे गाइड करने के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 f of z इज इक्वल टू, ये f of z ले लिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन z एज इट इज प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 अपॉन ये जो टर्म है 1 माइनस z, इसमें से z कॉमन ले रहा हूं, तो z कॉमन तो क्या मिलेगा 1 माइनस, सॉरी z कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे अपॉन में z आ जाएगा, तो 1 अपॉन z माइनस 1। बट प्रीवियस समझाया था मैंने कि अगर यहाँ पे प्लस टर्म मिल रहा है और ये माइनस टर्म मिल रहा है, आपको 1 ऑलवेज, दोनों कंडीशन दोनों फॉर्मूला में, चाहे 1 माइनस एक्स हो या 1 प्लस एक्स हो, दोनों में आपका 1 तो प्लस होना चाहिए। तो 1 प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा। माइनस बाहर लूंगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, इन शॉर्ट टर्म मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन z। ओके, और बाहर आ जाएगा माइनस कॉमन, और सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस ये 1 अपॉन z एज इट इज, ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन z की माइनस 1 टर्म। अब वापस उसको सिंप्लीफाई कर दो, सो 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z एज इट इज, इसको सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 1 माइनस है तो सारे टर्म प्लस आएंगे, पहला ये मेन टर्म, फिर इसकी पावर बढ़ाओ 1 अपॉन z स्क्वायर 1 अपॉन z क्यूब प्लस एंड सो। ओके, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो 1 अपॉन z अंदर मल्टीप्लाई करो,
तो 1/z प्लस 1/z² माइनस ये z अंदर जाएगा तो पहला टर्म मिलेगा 1/z। अब z जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा एक एक पावर बढ़ती जाएगी, तो एक एक पावर बढ़ाओ तो z इंटू z² माइनस है तो सारे टर्म माइनस हो जाएंगे, माइनस 1/z² है तो z³ माइनस 1/z⁴ माइनस एंड सो ऑन। जितने टर्म कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, तो ये वाला आंसर आपका रिमेनिंग बचेगा माइनस 1/z³ माइनस 1/z⁴। अगर आगे रिक्वायर्ड टर्म की जरूरत है तो डायरेक्टली इसके हिसाब से भी लिख सकते हो माइनस z⁵ माइनस एंड सो ऑन। अगर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो ये आपका सेकंड जो रीजन था, डोमेन था, उसका आपको आंसर मिल गया। ओके, सिमिलर ऐसा ही एग्जांपल नंबर 3 है, वो देखते हैं। दिस इज द एग्जांपल नंबर 3, ओवरऑल 3 है बट आज के लेक्चर का सेकंड एग्जांपल है। सेम क्वेश्चन, सिर्फ फंक्शन आपका क्या हो गया, z² की जगह z हो गया। ओके, बट यहाँ पे रीजन में थोड़ा, सॉरी डोमेन्स के अंदर थोड़ा चेंजेस आया, मतलब जो कंडीशन थी उसके अंदर थोड़ा वेरिएशन आया, और वो है z की जगह क्या दिया है, z-1। यानी एक डोमेन आपका z वाला है, दूसरा z-1 वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, पहला तो आपका जैसा सिंपल था वैसे ही है, तो वो तो सिमिलर वैसे ही सॉल्व होगा। सो सबसे पहले तो आपको जो f(z) दिया है वो लिख दो। सो f(z) इज इक्वल टू 1/z z-1। क्या करना है आपको, स्प्लिट करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। बट हाँ, ये बहुत सिंपल टर्म है, तो अगर चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो मैंने बता दी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या निकलेगा, z-1 इज इक्वल टू a/z प्लस b/z-1। एक बार z इज इक्वल टू पहला फैक्टर है 0 और दूसरी बार z इज इक्वल टू 1 ले लो, सॉल्व करो तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। बट ये बहुत सिंपल टर्म है, तो इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है तो आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। तो उसके लिए क्या करना है, f(z) इज इक्वल टू z-1 एज इट इज। ओके, ये दोनों टर्म ऊपर लिख दो क्योंकि इसी टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो z और थोड़ी स्पेस छोड़ के z-1। अब आपका एक्चुअल टर्म क्या था यहाँ पे, 1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी करके यहाँ पे सॉल्व करके 1 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे z नहीं है तो ये z हटाने के लिए बीच में माइनस कर रहा हूं, जिससे z माइनस z, तो ये 0 हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बचा 1, जो टर्म आपको यहाँ पे चाहिए था। ओके, दैट मींस ये डायरेक्टली इजीली सॉल्व हो गया। चलो अब अलग अलग डिवाइड कर लो, तो पहले यहाँ पे डिवाइड करो तो z कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म इज 1/z-1 माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट करो तो z-1 कैंसिल होगा, तो बचेगा 1/z। ओके, तो ये विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली सॉल्व हो गया, बट ये हर एक सम के अंदर पॉसिबल नहीं होता, समटाइम्स डिफिकल्टी ज्यादा होता है। ओके, तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको सीखना है। चलो ये मिल गया, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपने डोमेन से अप्लाई करते हैं। पहला डोमेन है 0 लेस देन mod z लेस देन 1। और एक और चीज मैंने फिगर बताई थी पहले लेक्चर के अंदर, ओके, प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि फिगर आपको हर बार ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए ऑलवेज क्या करना है, सिंपल, जैसे कि अगर इसकी ड्रॉ करनी हो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, चलो यहाँ पे तो सिंपल क्या करना है आपको कि पहले तो x एक्स और y एक्स दोनों बना दो, और यहाँ पे क्या दिया है, mod z, तो इसका सेंटर क्या होगा, z इज इक्वल टू 0 सेंटर होगा, ये सेंटर पता चल गया। अब उसके हिसाब से रेडियस क्या लेनी है, तो यहाँ पे 0 भी दिया है 1 भी दिया है, 0 और 1 के बीच में यानी कि 1 रेडियस हुई, तो ये 1 रेडियस लेके एक सर्कल बना। ओके, तो ये आपका z इज इक्वल टू 0 पॉइंट आया, ये आपका z इज इक्वल टू 1 पॉइंट। दोनों पॉइंट क्यों मेंशन किए, क्योंकि आपका फैक्टर जो है z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, वो जो फैक्टर आ रहा है वो यहाँ पे मेंशन कर देना। इनसाइड 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, यानी कि इतना पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो पोर्शन फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख दो, सॉरी ड्रॉ कर दो, ये आपकी फिगर होगी। ओके, तो अभी जो प्रीवियस लेक्चर का, सॉरी प्रीवियस सम है उसमें मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, बट ये हर बार आपको ऐसे ही करना है, सिंपल फिगर है इसलिए बार बार नहीं बता रहा। बाय चांस भूल गए तो चलेगा, बट पॉसिबल है तब तक ड्रॉ कर लेंगे। चलो ये हो गया। अब सॉल्व करने के लिए सेम मेथड है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। अब देखो mod z ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास फैक्टर क्या है, एक तो z अकेला फैक्टर है, सॉरी ये वाला z अकेला फैक्टर है, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं होगा, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ वेरिएशन है इसका। और यहाँ पे मैटर क्या करता है, 1 वाला, यानी कि सिर्फ इसी को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर mod z लेस देन 1 तो ऑलरेडी है।
ओके, तो डायरेक्ट टर्म रेडी हो गया, लेस देन 1 हो गया, किसके लिए, z के लिए, और z यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो सीधा आपको टर्म क्या करना है, बाहर कॉमन ही लेना है, सॉरी कॉमन भी नहीं लेना है, सीधा सॉल्व कर देना है। सो देयरफॉर फ्रॉम, इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रेडीमेड आपको थाली में पिरसा हुआ है, z लेस देन 1 लिए, z के लिए, z यहाँ पे है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इसको ऊपर ले लो। सो f ऑफ z इज इक्वल टू 1, ये z माइनस 1 ऊपर आएगा, तो क्या होगा, z माइनस 1 रेज टू इनवर्स, मतलब माइनस 1 माइनस ये 1/z ऐसे है। ओके, हाँ, अगर यहाँ पे दूसरा फैक्टर होता तो मुझे ये कंडीशन में दूसरा फैक्टर के लिए लेस देन 1 अलग से फाइंड आउट करना पड़ता है, जैसे कि हमने फर्स्ट सम किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ओके, चलो ये हो गया, बट अभी भी ये सीरीज एक्चुअल रेडी नहीं है। एक्चुअल सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स वाली, यानी 1 प्लस होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो 1 माइनस जेड रेज टू माइनस 1 माइनस 1 अपॉन जेड। अब सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस टर्म है तो सारे टर्म प्लस, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन, एंड माइनस 1 अपॉन जेड, माइनस ओपन कर लो, तो माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, और माइनस 1 अपॉन जेड भी है, अकेला टर्म है, आगे लिख देता हूं, माइनस 1 अपॉन जेड माइनस एंड सो। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट डोमेन के लिए। नाउ सेकंड डोमेन, सो सेकंड डोमेन क्या है, 0 लेस देन मॉड जेड माइनस 1 लेस देन 1। अब चाहो तो एनालिटिक वाली कंडीशन लिख सकते हो जैसे अभी लिखी। ओके, अब इसके अंदर यहां पे चेंजेस आएगा कि z माइनस 1 है, फिगर क्या आएगी, ऐसे ही बनेगी, खाली आपका सेंटर बनेगा z इज इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला आपका सर्कल बनेगा, थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 सेंटर लेके। ओके, उस हिसाब से बना देना। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको z के अलावा और कोई टर्म मिले उसकी जगह पे t एज्यूम कर लो। सो टेक z माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1 इस साइड जाएगा तो t प्लस 1 हो गया। ओके, अब ये वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है कहां पे, आपके फंक्शन के अंदर, इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एक और बात, ये स्टार्ट करने से पहले आपको कंडीशन भी यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, लेस देन 1 वाली, तो मॉड z माइनस 1 लेस देन 1 तो ऑलरेडी है, इसकी जगह हमने क्या लिया है, t, यानी कि मॉड t लेस देन 1 हो गया। ओके, एक ही फैक्टर है यहाँ पे वो 1 वाला, और उसके लिए भी डायरेक्टली लेस देन 1 हो गया, तो t ही रखना है और कोई चेंजेस नहीं करना है। अब इक्वेशन के अंदर चेंजेस कर दो, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 1, z माइनस 1 की जगह आएगा t, माइनस 1 अपॉन z की जगह क्या आएगा, t प्लस 1। ओके, तो खाली टर्म्स थोड़े चेंजेस हो गए, उसके लिए t के लिए कंडीशन रेडी है, उसके लिए लेस देन 1 सिर्फ t के लिए ही चाहिए, तो सिमिलरली यहाँ पे भी डायरेक्ट टर्म रेडी हो गया है। सो देयरफॉर f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन t, माइनस ये टर्म ऊपर जाएगा, तो t प्लस 1 या फिर 1 प्लस t रेज टू माइनस 1, सिंप्लीफाई करो। सो देयरफॉर f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन t एज इट इज, माइनस इसकी सीरीज क्या बनेगी, 1 प्लस है, तो साइन आएगी अल्टरनेट, 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस एंड सो। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, टी वाला नहीं z वाला होना चाहिए, तो वापस रिप्लेस कर दो, t की जगह पे आपका क्या वैल्यू आएगा, z माइनस 1, तो ये रिप्लेस करो, तो 1 अपॉन टी की जगह z माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस t की जगह z माइनस 1, यहाँ पे माइनस होगा, t की जगह z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 का होल क्यूब प्लस एंड सो। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो माइनस 1 कंबाइन करके, बट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये टर्म्स ऑफ z माइनस 1 के फॉर्म के अंदर है। ओके, सो दिस इज द f ऑफ z, ये आपका फाइनल आंसर सेकंड डोमेन का। ओके, इसी तरीके से लॉरेंस सीरीज के सारे सम सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस के लिए अदर सम्स मैं आपको दे दूंगा आंसर्स के साथ। फिर भी कोई क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।